हर हर महादेव विद्यार्थियों केएसजी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीट की मनोविज्ञान की कक्षाएं चल रही थी, टॉपिक वाइज चल रही थी और आज अपन रीट के सिलेबस के अंदर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं। एक्चुअल में आज के वीडियो में दो टॉपिक हैं जो आपके रीट के सिलेबस के अंदर हैं। पहला टॉपिक है संकल्पना मानचित्र निरूपण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, और दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है अन्वेषणी उपागम, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। दोनों के दोनों आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रीट का सिलेबस है उसके अंदर दे रखे हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इन टॉपिक्स को नहीं लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है संकल्पना मानचित्र निरूपण या कॉन्सेप्ट मैपिंग? संकल्पना मानचित्र निरूपण किसी प्रकरण से संबंधित सभी बिंदुओं तथा उपबिंदुओं एवं उनके बीच आपसी संबंधों को बताने हेतु निर्मित एक रेखा चित्र होता है। अर्थात ये एक तरह से एक डायग्राम होता है। इस डायग्राम के अंदर कोई भी प्रकरण होता है, उसका एक मेन टॉपिक होता है। प्रकरण का मतलब मेन टॉपिक, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिकों के बीच में संबंध दर्शाने वाला एक क्या होता है, रेखा चित्र होता है या डायग्राम होता है। संकल्पना मानचित्र निरूपण एक ऐसी विधि है जिसमें ज्ञान को अधिगम एवं बोध के लिए व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित का मतलब उसको एक तरह से मैनेज किया जाता है। किसको? ज्ञान को मैनेज करने की जो विधि है उसे ही क्या कहते हैं अपन? कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। इस विधि का जो प्रतिपादन था वो जोसेफ डी नोवेक ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1970 में किया था। इसको मोस्ट लगा देना। कॉन्सेप्ट मैपिंग के प्रतिपादक कौन थे, ये अब की बार आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। जोसेफ डी नोवेक थे और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इसको इन्होंने 1970 में डेवलप किया था। यह किसी विषय वस्तु का एक ऐसा रूप है जो व्यवस्थित रूप से और चित्रात्मक रूप से डायग्रामेटिकली इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक कला है जिसमें विस्तृत विषय सामग्री को संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप से दर्शाया जाता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें विस्तृत विषय सामग्री को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो उसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सी विधि है जिसमें विस्तृत विषय सामग्री को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो कॉन्सेप्ट मैपिंग आ जाएगी। संकल्पना मानचित्र की उत्पत्ति निर्मितवाद से हुई थी और यह संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस शाखा से हुई थी? निर्मितवाद से हुई थी। किन सिद्धांतों पर आधारित है? संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। संकल्पना मानचित्र निरूपण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह एक विषय वस्तु को एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, मतलब डायग्राम के माध्यम से। यह विभिन्न अवधारणाओं के बीच सार्थक संबंधों को दर्शाता एवं वर्णन करता है। इसका मतलब दो अवधारणाएं हैं, उनके बीच में किस तरह का संबंध होगा, तो सार्थक संबंध दिखाएगा इसके अंदर। सामान्यतः अवधारणा को वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार आकृति के अंदर लिखी हुई होती है। जो अवधारणाएं होती हैं उनको वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार इस तरह के डायग्राम्स के अंदर लिखा जाता है। ये आकृतियां एक दूसरे से शब्दों के माध्यम से या फिर रेखाओं के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे ये एक वृत्त है और नीचे ये एक आयत है, तो इस तरह से ये किससे जुड़ी रहेंगी? या तो रेखाओं के माध्यम से या फिर शब्दों के माध्यम से। यहाँ पे शब्द लिखे जा सकते हैं कोई भी। अवधारणा पदानुक्रम ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसको मोस्ट लगा लेना। कॉन्सेप्ट मैपिंग के अंदर जो पद अनुक्रम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर कभी भी नहीं होगा, याद रखना। अर्थात मूल अवधारणाओं को सबसे ऊपर लिखा जाता है और अन्य अवधारणाओं को क्रमानुसार उसके नीचे लिखा जाता है। मेन कॉन्सेप्ट ऊपर और उससे रिलेटेड जो अधीनस्थ कॉन्सेप्ट है उनको नीचे लिखा जाता है। बाद में मूल अवधारणाओं को अन्य अवधारणाओं से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, अर्थात इंटर रिलेट कर देते हैं। अब आते हैं उद्देश्य। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्यों की जाती है? इसका उद्देश्य है नवीन विचार विकसित करना। पहला उद्देश्य है नवीन विचारों से अवगत करवाना, बच्चों को ये डायग्राम दिखा के और नए आइडियाज डेवलप करवाना।
जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाना। एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। जटिल जो विषय वस्तु होती है उसको पढ़ने में समझने में बच्चों को कठिनाई होती है, तो जो लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, मेन टॉपिक उठा के और फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जटिल संरचनाओं की रूपरेखा करना इसका एक उद्देश्य होता है। जटिल विचारों को संप्रेषण करना। बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है यदि आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, तो इस डायग्राम के माध्यम से विचारों का संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इस तरह से आइडियाज़ को दिया जाता है बच्चों को कि जिससे उसके अंदर मिक्सअप ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। नवीन एवं पूर्व ज्ञान को एकीकृत एवं स्पष्ट करना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों को अपना पुराना जो ज्ञान है उसके अंदर नए ज्ञान को इंटीग्रेट करना। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, अर्थात नई चीज़ को पुरानी चीज़ के अंदर सम्मिलित करना और स्पष्ट करना होता है। बोध में सहायता करना, अर्थात बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करना। और लास्ट आता है विचार भ्रांति से बचने हेतु, इसको मोस्ट लगा देना। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के अंदर, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग के माध्यम से एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करने से बचा जाता है। तो ये मेन चीज़ है विचार भ्रांति, ये प्रश्न पूछा जा सकता है रीट के अंदर। अब आता है मानचित्र निरूपण के सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से कॉन्सेप्ट मैपिंग होगी। तो देखिए सबसे पहले है जिस प्रकरण का मानचित्र विकसित करना है उनमें से 10-15 संप्रत्यों का चयन करते हुए केंद्रीय विचार को पहचान करना होता है। सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट मैपिंग की 10 से 15 कॉन्सेप्ट को चूज करना। अब देखिए ये 10-15 संप्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का पहले ही बता चुका हूं मैं बहुत जगह पे, अंग्रेजी में संप्रत्यय को कहते हैं कॉन्सेप्ट। मतलब 10-15 कॉन्सेप्ट चूज करनी होती है और उनके अंदर भी मेन थ्योरी को पहचानना होता है पहली स्टेप के अंदर कि मेन टॉपिक क्या है। जैसे आपने गद्यांश को पढ़ लिया, अब गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है, समझ गए। दूसरा स्टेप होता है इन संप्रत्यों के अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट उदाहरण है जो बच्चों के लिए अनिवार्य है तो उसे लिखना होता है। इन 10-15 के बाद में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कि आप देना चाहते हो बच्चों को और वो जरूरी भी है उसको भी लिखना होता है। चयनित संप्रत्यों में से प्रमुख संप्रत्यय को सबसे ऊपर, मेन कॉन्सेप्ट को सबसे ऊपर लिखा जाता है। प्रमुख संप्रत्यय के नीचे प्रथम स्तर के अधीन संप्रत्यय को विकसित किया जाता है, अर्थात यहाँ पे मेन टॉपिक और फिर फर्स्ट लेवल के सब टॉपिक। इस तरह से ये प्रथम स्तर के आ जाएंगे, फिर इसके नीचे द्वितीय स्तर के आ जाएंगे। ये 3 है, जैसे मान लो ये 2 है, ये एक ही प्रकार का है। इस तरह से अधीनस्थ संप्रत्ययों को पद अनुक्रम में लिखा जाता है, अर्थात इन सब टॉपिक्स को लिखते टाइम में भी अपने को क्या करना रहता है, ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाए, इनके पद को ऊपर नीचे नहीं करा जाए। छठा स्टेप आता है सभी संप्रत्ययों को रेखाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है, एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। मानचित्र के चारों ओर कम से कम घेरे बनाते हुए मुख्य अध्ययन बिंदुओं को संतुलन बनाया जाता है, अर्थात उसके अंदर घेरे ही घेरे बना देंगे तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। तो कम से कम घेरे बनाते हुए मुख्य अध्ययन बिंदुओं के अंदर बैलेंसिंग की जाती है। अब आता है मानचित्र निरूपण के लिए अपनाए जाने वाले चिन्ह कौन कौन से चिन्ह हैं जिनके माध्यम से मानचित्र की मैपिंग होती है। तो इसमें पहला शाखाएं दे दिया, बल्कि पहला कोई ज्यामितीय आकृतियां देना चाहिए कि टॉपिकों को लिखने के हेतु वर्गाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार बक्सों का चयन किया जाता है। दूसरा आता है शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु के विभिन्न भागों को विभाजित करने या एक बिंदु के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करने के लिए शाखाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये एक बिंदु है, इस बिंदु से रिलेटेड जितने भी भाग हैं या पक्ष हैं उनको दिखाने के लिए शाखाओं का प्रयोग। ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, ये ब्रांच 3। तो ये ब्रांचेज होती हैं। तीर के निशान, विभिन्न शाखाओं को जोड़ने के लिए तीर का निशान का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एक टॉपिक है, ये इसके सब टॉपिक हैं, तो देखिए इस तरह के चिन्ह लगे रहते हैं, तो ये इसको तीर का निशान कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, तो ये देखिए
ये तीर के निशान हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं उनके बीच में ये करता हूँ तो ये इससे रिलेटेड है, ये इसको दिखा रहा है। अगर मैं ये रिलेट करता हूँ तो ये इसको भी दिखा रहा है, अर्थात दोनों में संबंध है। तो इस तरह से तीर के निशान होते हैं। सामूहिकरण, यदि कोई शाखाएं संबंधित विचार की हैं तो समस्त क्षेत्र के चारों ओर गोला बनाकर सामूहिकता प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये मेन टॉपिक है, इसके 2-4 टॉपिक इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5। ये 3 एक कैटेगरी के हैं तो इनको इस तरह से, और ये 2 के एक कैटेगरी के हैं तो इनको इस तरह से, अर्थात इन 3 को अलग कर दिया, इन 2 को अलग कर दिया। तो यदि कोई शाखाएं संबंधित विचार की है तो इस सारे के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, एक गोला बना दिया जाता है और सामूहिकरण या ग्रुपिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है योजक शब्द या कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। तो आप जानते हो संकल्पना मानचित्र निरूपण के सभी संप्रत्यों एवं प्रमुख संप्रत्यों को योजक चिन्हों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से जोड़कर लिख दिया जाता है, जिसके द्वारा बालक विभिन्न संप्रत्यों का अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। इन योजक चिन्हों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके माध्यम से वास्तव में कॉन्सेप्ट्स का अर्थपूर्ण अधिगम होता है। इसको मोस्ट लगा लेना। कॉन्सेप्ट्स का अर्थपूर्ण अधिगम करने हेतु योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया है मैंने। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़, यहाँ पे ये योजक शब्द हो गया, देते हैं। पेड़ क्या क्या देते हैं, एक तो ऑक्सीजन देते हैं और एक लकड़ी देते हैं। 2 चीजें देते हैं, और भी बहुत सी चीजें देते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे 2 ही चीजें लिखी हैं। तीसरी चीज लिखनी है यहाँ पे लिख दो, चौथी चीज यहाँ पे, 5वीं चीज यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ऑक्सीजन किस किस के लिए आवश्यक है, यहाँ पे देखो फिर योजक शब्द हो गया, मानव के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए। लकड़ी किस किस चीज के, इसके द्वारा क्या क्या चीजों का निर्माण किया जाता है, घर का, कागज का और फर्नीचर का। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा ये। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई। उपयुक्त उदाहरण में पेड़ पौधों को जीवनदायक बताते हेतु पशु, मानव व जीवन से जोड़कर पेड़ों की मूल संरचना को व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक आता है रीट का आपका आज की कक्षा का, वो आता है अन्वेषण उपागम, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। ये थोड़ा थोड़ा आपका आनुभविक अधिगम की तरह ही है। ये भी टॉपिक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लेना। उसी तरह का ये दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। इसके प्रतिपादक आर्म स्ट्रांग थे, इसको मोस्ट लगा लेना। इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच के प्रतिपादक कौन थे, आर्म स्ट्रांग थे, और कॉन्सेप्ट मैपिंग के नोविक थे। इन्वेस्टिगेटरी उपागम को ह्यूरिस्टिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी मोस्ट लगा लेना। ह्यूरिस्टिक पद्धति कौन सी है, अन्वेषण उपागम। ह्यूरिस्टिक शब्द है, ये ग्रीक भाषा की ह्यूरिस्को शब्द से बना है, और ये ग्रीक भाषा की ह्यूरिक्सो शब्द है। इसका अर्थ होता है आई फाइंड आउट, या मैं स्वयं खोज कर लूँगा, मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसको मोस्ट लगा लेना, ये भी आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति स्वयं खोज करके अपने आप को सीखने की विधि है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ह्यूरिस्टिक आएगा, ज्यूरिस्टिक नहीं आएगा। स्वयं खोज करके और अपने आप सीखने की विधि है। जिस तरह से अपन ने आनुभविक अधिगम पढ़ा था, आनुभविक अधिगम की तरह ही ये है। इस विधि में बालक को तत्वों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है, और उससे ये आशा की जाती है कि वह स्वयं अपने प्रयासों के माध्यम से यंत्रों, पुस्तकों और शिक्षकों की सहायता से उस संबंधित ज्ञान का प्राप्त करे और सत्यता को मालूम करे एवं नियमों को निगमित करे। इसमें क्या किया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है आलोक और निरीक्षण करने के लिए, और बच्चा हेल्प ले सकता है किसी भी चीज़ की, और नियम का निगमन करता है, अर्थात नई चीज़ें खोजता है। जैसे अपन ने लिखा भी है ऊपर, अन्वेषण करना, खोज करना, रिसर्च करना एक तरह से। इस प्रकार इस पद्धति में बालक मौन और निष्क्रिय श्रोता नहीं होकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक बन जाता है। निम्न में से किस विधि के अंदर बालक आविष्कारक बन जाता है, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच के अंदर। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, छात्र में वैज्ञानिक भावना का विकास करता है। ये छात्र को यह विधि यथा तथ्य बनाती है। यथा तथ्य को मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सी विधि
बच्चे को यथा तथ्य बनाती है। यथा तथ्य को बोलते हैं एग्जैक्टनेस, एब्सोल्युटली क्लियरनेस आ जाती है उसके अंदर, और सत्यता के निकट पहुंचाती है ये विधि। बालकों के अंदर स्वच्छता की आदतों का निर्माण करता है, अर्थात बालक खुद करके चीज सीखते हैं तो वो स्वच्छता लाते हैं, नियमों का पता चल जाता है। यह करके सीखने पर आधारित है। जिस तरह से आनुभविक अधिगम था उसी तरह से ये भी करके सीखने पर आधारित है। बालक को संज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करती है, अर्थात बच्चे के अंदर खुद के अंदर संज्ञान डेवलप करती है। यह पद्धति इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है कि बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाए। इसको मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सी विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि का प्रयोग करती है? तो अन्वेषणी उपागम है, ये ज्ञात से अज्ञात विधि का प्रयोग करता है, क्योंकि इस विधि में बालक का ध्यान पहले उन बातों की ओर आकर्षित किया जाता है जिन्हें वह जानता है, फिर उसके आधार पर नया ज्ञान खोजने हेतु प्रेरित किया जाता है। मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर निम्न शिक्षण सूत्रों और शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं? 3 शिक्षण सूत्र हैं और 3 ही सिद्धांत है जिनका इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। 3 देगा और 1 नहीं देगा और पूछेगा कि इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच के अंदर निम्न में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्थूल ज्ञान से अज्ञात की ओर ये भी किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी किया जाता है, और सरल से जटिल की ओर। सरल मतलब पहले ज्ञात फिर जटिल। तो ये 3 विधियां शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करती है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। कौन कौन से सिद्धांत का प्रयोग करती है? रुचि के सिद्धांत का, अर्थात बच्चों की स्वतः रुचि होनी चाहिए, क्रियाशीलता के सिद्धांत का और प्रेरणा के सिद्धांत का। इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग करती है। क्रियाशीलता का मतलब एक्टिविटी, और प्रेरणा का मतलब हो गया मोटिवेशन, इंटरली मोटिवेट रहते हैं। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है टॉपिक अन्वेषण उपागम हेतु सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच का स्टेप नहीं है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है समस्या का कथन। पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच के अंदर समस्या का कथन। इसमें बालक को उस परिस्थिति से अवगत करवाया जाता है जिसके बारे में नवीन ज्ञान अनुभव होने वाला है। नवीन अनुभव प्राप्त करने की चीज को बताया जाता है किसके साथ? समस्या कथन के साथ। बालक को सबसे पहले बताया जाता है कि आप क्या करने वाले हैं या किस चीज को सीखने वाले हैं। दूसरा आता है तथ्यों का निरीक्षण एवं सारणीकरण। अब ये याद रखिएगा भाई, जो ये इस स्टेप में लिखी है इसी स्टेप के अंदर आएंगी। पहले परिकल्पना का कथन आ जाता है तो वो गलत माना जाएगा। दूसरी जो स्टेप होती है वो दूसरी स्टेप ही होगी, और दूसरी स्टेप के अंदर तथ्यों का निरीक्षण और सारणीकरण किया जाता है, टेबुलेशन किया जाता है। इसमें छात्र के समक्ष सहायक सामग्री और विषय वस्तु दोनों को रखा जाता है जिससे वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर सके और स्वतंत्र रूप से अवलोकन कर सके। बालक के सामने सारी चीज़ें रख दी जाती हैं कि आप देख लीजिए भैया ये चीज़ें हैं और इस तरह से अपने को करना है। तो इसमें फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है और बालक के समक्ष सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं और उसको कह दिया जाता है कि इसको क्या कर लो, आप टेबुलेट कर लो। टेबुलेट का मतलब होता है इन चीज़ों को सारणीबद्ध कर लो, जमा लो एक तरह से। तीसरी चीज़ आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको मोस्ट लगा लेना। तीसरा जो महत्वपूर्ण सोपान आता है वो आता है परिकल्पना का कथन। परिकल्पना का कथन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी का जो स्टेटमेंट होता है वो बताया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ये एक पूर्व ज्ञात तथ्य होता है। इस परिकल्पना के कथन के माध्यम से ही नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। जैसे ज्योग्राफी के अंदर इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच की जाती है तो पहले परिकल्पना कथन के अंदर टीचर है वो स्टूडेंट्स के सामने कहेगा कि आप जानते हैं तापांतर के कारण वायुदाब उत्पन्न होता है या वायुदाब इनबैलेंस हो जाता है। तो वायुदाब जहाँ पर अधिक है और वायुदाब जहाँ पर कम है उनके बीच के अंदर वायुदाबांतर होने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। क्या कह देगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। तो ये हो गया परिकल्पना का कथन।
मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा। इस स्तर पर बालक को यह सिद्धांत बताया जाता है जिसकी सहायता से वह नवीन अनुभव प्राप्त करने वाला है। यह सामान्यतः प्रचलित तथा पूर्व ज्ञात अवधारणा होती है। इसको अधिगमकर्ता द्वारा सिद्ध करना अपेक्षित होता है, अर्थात वो जो चीज़ सीखने वाला है वो चीज़ ही उसके सामने रख दी जाती है। नेक्स्ट आती है स्टेप आपकी परिकल्पना के कथन के बाद में परिकल्पना का परीक्षण। इसको भी मोस्ट लगा लेना। परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग। परीक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? टेस्टिंग। परिकल्पना की टेस्टिंग। इस स्थिति में अधिगमकर्ता स्वयं प्रयोग एवं गतिविधियों एक्टिविटी के माध्यम से नवीन अनुभव का प्रत्यक्षीकरण करता है। निम्न में से इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच में किस स्टेप के अंदर बालक प्रत्यक्षीकरण किया करता है? नवीन अनुभव का प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे देखो, प्रत्यक्षीकरण किसी सहायक सामग्री का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, नवीन अधिगम अनुभव का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो यदि सहायक सामग्री का प्रत्यक्षीकरण की बात आ जाता है तो सारणीकरण द्वितीय स्टेप के अंदर, और यदि प्रश्न आता है आपके नवीन अधिगम अनुभव का प्रत्यक्षण कब करता है तो उसके अंदर परिकल्पना के परीक्षण के अंदर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे बालक टेस्टिंग करता है और खुद देखता है कि हो क्या रहा है। निष्कर्ष या नियम का निर्धारण और संस्थापन, ये अंतिम अप्रोच है, अंतिम स्टेप है किसकी? इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच की। नवीन अनुभव का प्रत्यक्षीकरण होने के पश्चात अधिगमकर्ता अपने अधिगम अनुभव को पुनः स्थापित करता है। जैसे बालक को जिस चीज़ के अंदर आपने झोंक दिया है वो चीज़ वो निकाल लेता है और अपना जो अधिगम अनुभव है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। पुनः स्थापित करना का मतलब रिकंस्ट्रक्ट या एग्जैक्टली उस चीज़ को मान लेता है कि ऐसा होता ही है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। 2 टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं, मुझे लगता है आपके क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और इसी तरह से क्विज़ से जुड़े रहे। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।